हेलो दोस्तों, राम क्लासेज 786 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 की जो समकालीन विश्व में जो राजनीति है, पॉलिटिकल साइंस है, उस बुक का पहला चैप्टर है दो ध्रुवता का अंत, उसको पढ़ने जा रहे हैं। और आगे आने वाले 25 से 30 दिनों में मैं आपको ये बुक है कंप्लीट करवाने का प्रयास करूँगा और आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आए और हम भी अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। एक बात और कि वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए, चैप्टर का नाम है दो ध्रुवता का अंत। तो शुरू करने से पहले हमें इसका जो पहले का जो वर्णन है उसको मोटे मोटे तौर पर देखना होगा। जैसे दो ध्रुवता का अंत किस प्रकार से हुआ, क्यों हुआ और दो ध्रुवता अंत है, इस चैप्टर का नाम क्यों रखा गया है, तो इस बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि दुनिया में एक दौर आता है दूसरे विश्व युद्ध का, जो 1939 से लेकर के और 1945 तक का दौर होता है। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होता है, उसके तुरंत बाद दुनिया दो गुटों में बढ़ जाती है। एक तो यूएसए होता है और दूसरा यूएसएसआर, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रूस। दोनों में एक मतभेद छिड़ जाता है। मतलब ये वास्तविक युद्ध ना हो करके एक प्रचार प्रसार का था, अपनी शक्तियों को बढ़ाने का था, हथियारों की होड़ का युद्ध था। तो इस होड़ में दोनों देश लग जाते, दोनों महाशक्तियाँ लग जाती हैं और दुनिया के अनेक जो छोटे देश थे, छोटे राष्ट्र थे, वो इन गुटों में शामिल होने लगते हैं और उनको, छोटे देशों को ये अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अपनी ओर मिलाने का प्रयास करते हैं। इसी दौर को हम क्या कहते हैं? इसी दौर को हम शीत युद्ध का दौर कहते हैं, जो 1945 से लेकर के और 1991 तक चलता है। और उसी शीत युद्ध के दौरान दुनिया को दो गुटों में बांटने वाली एक दीवार खड़ी की जाती है और वो बर्लिन जो देश होता है, बर्लिन जो क्षेत्र होता है, उसको दो भागों में बांटने का कार्य करती है। एक तो जैसे जर्मनी देश था, जर्मनी में एक बर्लिन नामक शहर या क्षेत्र समझ सकते हैं, वहाँ पर पूर्वी जर्मनी को पश्चिमी जर्मनी से अलग करने का काम ये दीवार करती थी, जिसको 1961 में बनाया गया था। और ये दीवार थी, ये किसका प्रतीक थी? ये साम्यवादी गुट और पूंजीवादी गुट दोनों के विभाजन का प्रतीक थी। इसी दीवार को 1989 में गिराया जाता है और जैसे ही ये दीवार गिराई जाती है, 1991 में जो शीत युद्ध का दौर था वो समाप्त होता है और जो दो ध्रुवीयता में बटा हुआ विश्व था उसकी भी समाप्ति होती है। और वहीं से हमारे ये जो चैप्टर है इसकी शुरुआत होती है। तो चलिए इस चैप्टर में हम इस इन दो ध्रुवीय विश्व को समझने का प्रयास करते हैं और किस प्रकार से इसकी समाप्ति होती है, किस प्रकार तक 28 वर्षों तक जो ये दीवार खड़ी रहती है। अंततः दोनों पक्ष, दो पूंजीवादी गुट के और साम्यवादी गुट में शामिल जो देश थे और पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के जो लोग थे, वो इस दीवार को गिराने में कामयाब होते हैं। तो इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि लोग दीवार को कैसे तोड़ने में लगे हुए हैं। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं। चैप्टर का नाम है अध्ययन दो ध्रुवता का अंत। तो सबसे पहले इसका परिचय देखते हैं। तो देखिए, शीत युद्ध के सबसे सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। अब देखिए, जो बर्लिन की दीवार है वो 1961 में खड़ी की जाती है और यही शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक भी मानी जाती है। अब देखिए, कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जामिनर के द्वारा कि शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक के रूप में जाना जाता है, तो हमें आंसर देना होगा बर्लिन की दीवार। तो देखिए, 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। अब देखिए, 1989 का जैसे ही साल आता है तो पूर्वी जर्मनी के जो लोग थे, वहाँ के आम निवासी थे, उन्होंने इस दीवार को गिरा दिया था। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। अब देखिए, इसका जो परिणाम क्या हुआ, जैसे बर्लिन की दीवार गिराई जाती है तो शीत युद्ध का समाप्त होता है और जो द्विध्रुवीयता का जो अंत है वो भी इसके कारण होता है।
इसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति से होती है। अब देखिए जो दूसरी दुनिया थी उसका पतन होता है, मतलब यूएसएसआर का पतन हो जाता है और यूएसए एकमात्र महाशक्ति बनकर रह जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का अब एकीकरण हो गया। अब देखिए जो जर्मनी पहले पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में बटा हुआ था, जैसे ये दीवार गिराई जाती है तो उसका भी एकीकरण हो जाता है, मतलब वो दोबारा से एक हो जाता है, संपूर्ण जर्मनी बन जाता है। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। अब देखिए सोवियत संघ में जो शामिल जो यूरोप के देश थे, उन्होंने एक एक करके अपने जो प्रदर्शन थे वहाँ पर वहाँ की जो जनता थी, जनता के द्वारा जो विरोध किया गया था, उनके द्वारा जो विरोध प्रदर्शन किया गया था, उसको देख करके जो साम्यवादी शासन था उनको वहाँ के जो 8 देश थे, उन 8 देशों में उस साम्यवादी शासन को बदल दिया जाता है। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। अब देखिए जैसे ही जो शीत युद्ध है वो उसका अंत होता है, उस अंतिम समय में सोवियत संघ जो संगठन था, जो महाशक्ति थी, उसको अपने पतन को चुपचाप सहना पड़ा था। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ था। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया था। अब देखिए ये कोई सैन्य मजबूरी नहीं थी उस दौरान कि किसी सैन्य दबाव के कारण ऐसा हुआ था, नहीं, बल्कि वहाँ की जनता ने बगावत कर दी थी। जनता के वहाँ के निवासी जो लोग थे, उन्होंने ही संघर्ष खड़ा कर दिया था और उसी के परिणाम स्वरूप सोवियत संघ का क्या होता है, अंत होता है, उसका विघटन होता है। मतलब वहाँ उसी गुट में शामिल जो देश थे वो एक एक करके बगावत करने लगते हैं और धीरे धीरे उस गुट से अलग होने लगते हैं। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखिए दूसरी जो दुनिया है, यूएसएसआर है, उसका विघटन कैसे हुआ था, किस प्रकार से उसका पतन हुआ था, इसी के बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन दोनों देशों से भारत के रिश्ते कैसे रहे। अब देखिए जो समकालीन विश्व है उसमें भारत का जो पक्ष था वो कैसा था, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और दोनों ही गुटों से भारत के संबंध किस प्रकार के थे, हम उस बारे में भी चर्चा करेंगे। अब देखिए इधर जो बर्लिन की दीवार है, यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और इसी के नीचे कुछ चर्चा की गई है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। अब देखिए अगर हम बात करें पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी जो दुनिया दो गुटों में थी, उन दोनों गुटों के बीच जो विभाजन का प्रतीक थी वो क्या थी, वो थी बर्लिन की दीवार, जो कब खड़ी की गई थी, 1961 में बनाई गई थी। 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। आप देखिए जर्मनी में जो बर्लिन था, उस बर्लिन को मतलब पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करने का कार्य ये दीवार करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही। जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि 28 वर्षों तक कैसे दीवार खड़ी रही और 28 वर्षों के बाद 1989 में इसको कैसे गिरा दिया गया था। आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया था और वहाँ की जो जनता थी, पूर्वी जर्मनी की जो जनता थी, उसने कैसे इस दीवार को गिराया था, ये भी हमने देखा है। और कब गिराया था, 9 नवंबर 1989 को। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इस कथाक्रम को सामने रखते हैं। अब देखिए चित्र में भी इस बारे में कुछ हमें देखने को मिलता है और हमें कुछ कुछ समझ में आता है कि किस प्रकार से लोगों ने इसको गिराया था। लोग दीवार में एक छोटा सा छेद कर रहे हैं। अब देखिए पहले जो चैप्टर की शुरुआत में देखिए ये एक छोटा सा छेद कर देते हैं पहले ही दीवार में लोग, और फिर इसको गिरा देते हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार। अब देखिए जो 1989 से पहले जो बर्लिन की दीवार थी वो पूरी संपूर्ण की खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे 1989 का साल आता है और नवंबर 1989 में इस बर्लिन की दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया जाता है। अब देखिए यहीं से हमारा चैप्टर है वो शुरू होता है। सोवियत प्रणाली क्या थी? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सोवियत प्रणाली है वो क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य यूएसएसआर रूस में हुई थी। अब देखिए जो सोवियत प्रणाली है इसकी शुरुआत समाजवादी जो सोवियत गणराज्य है यूएसएसआर है,
ये कहाँ पर ये रूस में हुई थी, मतलब 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आया था। अगर हम बात करें यूएसएसआर की, तो ये कब अस्तित्व में आया था? ये आया था 1917 की जो समाजवादी क्रांति हुई थी, जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी, उस क्रांति के बाद ये अस्तित्व में आया था। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। अगर हम बात करें इस क्रांति को, जो समाजवादी क्रांति है, साम्यवादी जो क्रांति है, ये किसके विरोध में हुई थी? ये हुई थी पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में। देखिए, जो 1917 में है, ये समाजवादी क्रांति होती है, इसको हम बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। और इसका नेतृत्व कौन करते हैं? इसका नेतृत्व करते हैं व्लादिमीर लेनिन। और व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पर जो बोल्शेविक पार्टी है, उसने वहाँ की जो अंतरिम सरकार थी उस दौरान, उसको उखाड़ फेंका। और इसी कारण से हम इसको क्या कहते हैं? बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किया था व्लादिमीर लेनिन ने। आगे देखिए, जो यह क्रांति थी, ये पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी। अब देखिए, जो क्रांति हुई थी, ये किसके विरोध में? ये हुई थी पूंजीवादी जो व्यवस्था थी, उसके विरोध में इस क्रांति को किया गया था। और समाजवाद के आदर्शों और समता मूल्य समाज की जरूरत से प्रेरित थी। अब देखिए, जो ये बोल्शेविक क्रांति हुई थी, समाजवादी जो क्रांति हुई थी, पूंजीवाद के तो विरोध में, और जो समाजवाद था उसके उच्च आदर्शों और समता मूलक जो समाज था, उसकी ज़रूरतों से ये प्रेरित थी। उनकी ज़रूरतों को स्थापित करने के लिए ही, मतलब समाजवादी राज्य स्थापित करने के लिए क्रांति की गई थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने में सबसे बड़ी कोशिश थी। अगर हम बात करें समाजवादी क्रांति की, बोल्शेविक क्रांति की, तो इसमें जो निजी संपत्ति थी उसको तो समाप्त करना, मतलब किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार क्षेत्र में जो निजी संपत्ति खड़ी की गई थी उसको समाप्त करने, और उस संपत्ति का सामाजिकरण, मतलब उसका सामाजिकरण और सामूहिकीकरण करने पर यह जोर देती है। और इसी कारण से इसको समाजवादी क्रांति भी कहते हैं। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया था। अगर हम बात करें तो इस समाजवादी क्रांति में को बढ़ावा देने में जो सोवियत प्रणाली के जो निर्माता थे, उन्होंने राज्य और जो पार्टी की संस्था थी उसको क्या दिया? प्राथमिक महत्व, मतलब सबसे पहले महत्व राज्य की जो पार्टियां थी और वहाँ की जो संस्थाएं थी, उनको सबसे पहले प्रथम महत्व उन्होंने दिया था। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर हम बात करें सोवियत जो राजनीतिक प्रणाली थी, इसकी जो धुरी थी, इसका जो केंद्र था, वो क्या था? वो था कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं थी। एकमात्र पार्टी कौन सी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी, समाजवादी पार्टी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी, और संपूर्ण जो अर्थव्यवस्था थी वो किसके नियंत्रण में थी? वो थी राज्य के नियंत्रण में, और योजनाबद्ध तरीके से सुचारू की गई थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे। अगर हम बात करें, दूसरा जो विश्व युद्ध होता है 1939 से 45 तक, उसके बाद जो पूर्वी यूरोप था, उसके जो देश थे वो किसके नियंत्रण में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं सोवियत संघ, यूएसएसआर के नियंत्रण में आ जाते हैं। सोवियत सेना ने इन्हें फांसीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त करवाया था। अगर हम बात करें तो उस दौरान पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उनको फांसीवादी जो ताकतें थी उनके चंगुल से मुक्त कौन करवाते हैं? तो वो करवाती है सोवियत सेना, मतलब सोवियत संघ की जो सेना थी, उन्होंने इनको फांसीवाद के चंगुल से मुक्त करवाया। अब देखिए, इसमें एक शब्द आया है फांसीवादी। तो फांसीवादी शब्द है क्या, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, कई बार एग्जामिनर बीच में से कोई शब्द उठा लेता है और उसकी परिभाषा देख करके और ये पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है। तो फांसीवादी शब्द है क्या, इसकी परिभाषा क्या है? तो फांसीवादी से आशय हम ये समझते हैं कि जो लोकतंत्र और समाजवादी जो विरोधी जो लोग होते हैं या विचार जो होते हैं, वो किस में आते हैं? वो फांसीवाद में आते हैं। तो क्या फांसीवाद का आशय क्या है? फांसीवाद से आशय है कि लोकतंत्र और समाजवाद विरोधी जो लोग हैं और विचार हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उन्हीं को हम फांसीवाद कहते हैं। आगे देखिए, इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया था। अगर हम बात करें तो
यहाँ की जो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी, इसको सोवियत जो संघ थी उसकी समाजवादी साम्यवादी जो प्रणाली थी उसी की तर्ज पर इसको ढाला गया था, उसी की तर्ज पर इसका निर्माण किया गया था। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। और अगर हम बात करें तो जो इस संघ में शामिल हुए थे यूएसएसआर में, तो इनको ही क्या कहा गया था, साम्यवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा गया था। मतलब यूएसएसआर को दूसरी दुनिया कहा गया था, संयुक्त सोवियत संघ रूस को, सोवियत संघ को। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। अगर हम बात करें दूसरे विश्व युद्ध की, तो उसके बाद जो सोवियत संघ है वो महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आता है। और अमेरिका को अगर हम एक बार के लिए छोड़ दें तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो शेष विश्व की दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित होती है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा विकसित अर्थव्यवस्था तो होती है अमेरिका की। लेकिन अमेरिका को छोड़ कर के अगर हम किसी संघ की या संगठन की बात करें, किसी देश की बात करें, तो वो था यूएसएसआर। मतलब दूसरी जो महाशक्ति थी वो कौन थी, वो यूएसएसआर था। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल। अगर हम बात करें सोवियत संघ की जो संचार प्रणाली थी वो भी बहुत ज़्यादा उन्नत थी उस दौरान। मतलब जो संचार प्रणाली थी, सूचना जो प्रणाली थी, वो भी उस दौरान सोवियत संघ की उन्नत थी, मजबूत थी, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी उत्पाद ये सभी इसमें शामिल थे। ऊर्जा के जो संसाधन थे वो भी उनके पास, उनके ऊर्जा के संसाधनों का भी विशाल भंडार था। खनिज तेल, लोहा, इस्पात, मशीनरी सभी उत्पादों का उत्पाद सोवियत संघ में स्वयं उनका निर्माण करता था, स्वयं उनका उत्पादन करता था। मतलब उनमें वो आत्मनिर्भर भी था। और उनकी जो ये प्रणाली थी ऊर्जा की देखें, चाहे संचार की प्रणाली देखें, चाहे खनिजों की प्रणाली देखें, और चाहे धातुओं के माध्यम से देखा जाए, तो उनकी जो उत्पादन क्षमता थी वो उस दौरान मजबूत थी। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। अगर हम बात करें सोवियत संघ के जो दूर दराज के जो इलाके थे, दूर के जो देश थे, उनके उनमें भी जो आवागमन की जो व्यवस्था थी, आने जाने की जो व्यवस्था थी, संचार की जो प्रणाली थी, वो भी एकदम सुव्यवस्थित थी, तरीके से बनाई हुई थी, विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए। अब देखिए जो सोवियत संघ की जो आवागमन प्रणाली थी, आवाजाही जो प्रणाली थी, मतलब सभी क्षेत्र एक दूसरे से कनेक्ट थे, आसानी से वहाँ पर आवागमन की प्रणाली हो जाया करती थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। अगर हम बात करें सोवियत संघ के घरेलू उपभोक्ता उद्योग की, तो वो भी बहुत उन्नत था। मतलब उत्पादन क्षमता में और औद्योगिक क्षमता में भी सोवियत संघ अपने आप में आत्मनिर्भर कहलाने लायक था। मतलब मजबूत था वो, उनकी अर्थव्यवस्था थी औद्योगिक रूप से भी मजबूत थी। और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ पर होता। मतलब छोटी से छोटी चीज़ से लेकर के और बड़ी से बड़ी मशीनरी तक का निर्माण वहाँ पर होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थी। अगर हम बात करें सोवियत संघ में जो उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली जो वस्तुएं थी, उनकी गुणवत्ता की अगर हम बात करें, तो वो पश्चिमी देशों के तुलना में कहीं कम थी, उनके स्तर की वो नहीं थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। अब देखिए जो सोवियत संघ की जो सरकार थी, उन्होंने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम स्तर का जो जीवन था वो सुनिश्चित कर दिया था उस दौरान। मतलब जीवन जीने की जो प्रणाली थी उसको सुव्यवस्थित तरीके से वहाँ पर स्थापित कर दिया गया था। सरकार बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। अगर हम बात करें सरकार की, तो वहाँ की जो बुनियादी ज़रूरतें थी, जिसमें स्वास्थ्य की सुविधा है, बच्चों की शिक्षा की सुविधा है, बच्चों की देखभाल की सुविधा है, लोक कल्याणकारी जो योजनाएँ हैं, लोक कल्याण की जो भावनाएँ हैं, अन्य जो चीज़ें थी, अन्य जो रियायती जो दर पर हैं वो उनको मुहैया, मतलब उनकी ज़रूरतों को कम रियायती दर पर, मतलब
अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो लोगों की आवश्यकताएँ थी, उन आवश्यकताओं को उनके बजट के अनुसार उनको उपलब्ध करवा दिया जाता था। मतलब कम कीमत पर, रियायती मूल्यों का मतलब कम कीमत पर वहाँ के जो लोग थे, उनकी आय के अनुसार, उनकी जीवन स्तर के अनुसार वहाँ पर उनकी ज़रूरतें पूरी कर दी जाती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। अगर हम बात करें वहाँ पर जो मिल्कियत का जो प्रमुख रूप था वो क्या था? वो था राज्य का स्वामित्व। क्या था? राज्य का स्वामित्व। देखिए इसमें शब्द आया है मिल्कियत। मिल्कियत से आशय है कि जो जागीर है, ज़मींदारी है, धन संपत्ति, जायदाद है, ये मिल्कियत से लिए जाते हैं। मतलब मिल्कियत का अर्थ होता है जागीर समझें या ज़मींदारी समझ लें, धन संपत्ति समझ लें या फिर जायदाद, ज़मीन जायदाद ये सभी इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो मिल्कियत है, मिल्कियत की प्रमुख रूप राज्य का क्या था? स्वामित्व था। मतलब जागीर पर, ज़मींदारी पर, धन संपत्ति पर, जायदाद पर, इन सभी पर किसका स्वामित्व था? इन सभी पर राज्य का स्वामित्व था। मतलब यूएसएसआर का इन पर नियंत्रण था। ये सीधे लोगों के नियंत्रण में नहीं थी। तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर भी स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। अगर हम बात करें वहाँ पर जो भूमि है, अन्य जो उत्पादक संपदाएं हैं, उन पर भी जो स्वामित्व था वो किसका था? वो उन पर भी स्वामित्व राज्य का ही था। मतलब सारी की सारी जो प्रणाली थी वो सभी राज्य के नियंत्रण में थी। मतलब किसी निजी क्षेत्र में ना होकर सामूहिक क्षेत्र में सबके लिए वो उपलब्ध थी। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। अगर हम बात करें नौकरशाही की तो उसका शिकंजा धीरे धीरे सोवियत जो प्रणाली थी, वहाँ की जो नियंत्रण प्रणाली थी उस पर नौकरशाही का जो शिकंजा है वो कसता चला जाता। अब देखिए यहाँ पर शब्द आया है नौकरशाही। तो नौकरशाही से आशय क्या है? नौकरशाही मतलब ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी से आशय क्या? अब देखिए सबसे पहले तो नौकरशाही शब्द है ये आया कहाँ से? तो नौकरशाही का जो सिद्धांत है ये कौन देता है? ये देता है मैक्स वेबर। नौकरशाही का सिद्धांत कौन देता है? मैक्स वेबर। अब देखिए जो ब्यूरोक्रेसी है, नौकरशाही है, ये होता क्या है? तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है जो किसी संगठन या फिर हम सरकार या समझे सरकार किसी संगठन या सरकार को चलाने के लिए या इसके परिचालन का एक क्या होता है? एक विशिष्ट तरीका होता है। और वो एक विशिष्ट तरीका जो प्रस्तावित होता है उसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। मतलब प्रशासनिक जो नीति है वो बनाने वाला जो समूह है वो ब्यूरोक्रेसी होता है। इसमें जो गैर निर्वाचित जो लोग होते हैं, मतलब किसी भी देश के गैर निर्वाचित जो लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उन कर्मचारियों का एक ऐसा तंत्र होता है जो सरकारी नीतियों को चलाने का कार्य करते हैं। सरकार की नीतियां हैं उनको बनाने का, उनको चलाने का कार्य करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। इसमें जो अधिकारी तंत्र होता है वो उच्च से लेकर के निम्न तक होता है। इसमें आदेश जो होते हैं वो उच्च लेवल से और निम्न लेवल तक, मतलब ऊपर वाले जो अधिकारी जो आदेश पारित करते हैं उन सभी का पालन कौन करते हैं? नीचे वाले जो सभी कर्मचारी हैं वो उनका पालन करते हैं। तो एक कड़ी होती है ऊपर से नीचे तक की सभी अधिकारी तंत्र की एक कड़ी होती है जो सरकार की नीतियों को चलाने का कार्य करती हैं। तो यही क्या है? यही है ब्यूरोक्रेसी। मतलब नौकरशाही कहलाती है। तो नौकरशाही का जो शिकंजा है ये सोवियत प्रणाली पर कसता चला जाता है। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। अगर हम बात करें तो इस प्रणाली को, तो ये प्रणाली धीरे धीरे सत्तावादी होती जाती है और नागरिकों का जो जीवन है वो कठिन होता जाता है। मतलब ये जो ब्यूरोक्रेसी थी ये धीरे धीरे अपने को सत्तावादी रुख में ढालने लगती है। फिर जैसे जैसे ये सत्तावादी रुख अपनाती है तो वहाँ के जो नागरिक थे, वहाँ के जो लोग थे, उनका जीवन है वो धीरे धीरे कठिन होता जाता है। मतलब दुभर होता जाता है, उनके सामने समस्याएं खड़ी होने लगती हैं। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों से व्यक्त करते थे। अब देखिए जैसे जैसे ब्यूरोक्रेसी का शिकंजा वहाँ पर कसता चला जाता है, वो सत्तावादी होती जाती है, तो लोगों को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आज़ादी, मतलब अब अभिव्यक्ति बोलने की आज़ादी नहीं होती है, अपनी बात को स्पष्टता रखने की आज़ादी नहीं होती है। अपनी बात को स्पष्ट रखने की आज़ादी, मतलब व्यक्त करने की आज़ादी नहीं होती है। तो इस कारण से लोग हैं वो अपनी जो असहमति थी वो किस प्रकार से रखते थे? तो या तो चुटकुलों के माध्यम से रखते थे या फिर कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे।
सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की ज़रूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था। अगर हम बात करें सोवियत संघ की जो अधिकतर जो संस्थाएं थी, उनमें और अधिक सुधार की ज़रूरत उस दौरान हो गई थी। मतलब अब इन संस्थाओं को समय के अनुसार कुछ सुधार होना इनमें ज़रूरी था। सोवियत संघ के एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। अगर हम बात करें सोवियत संघ की, तो इसमें एक ही दल, और वो भी कौन सी पार्टी थी, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवाद पार्टी, इसका शासन था। और इस दल का सभी संस्थाओं पर उस दौरान गहरा अंकुश था। मतलब सभी जो भी वहाँ की जो संस्थाएं थी, जो कार्यप्रणाली संस्थाएं थी, उन सभी पर इसी कम्युनिस्ट पार्टी का वहाँ पर नियंत्रण था, वो उन्हीं के अंकुश में थी। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। अगर हम बात करें तो इस ये जो दल था, ये जनता के प्रति बिल्कुल भी जवाबदेह अब नहीं रहा था और जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मूल्यों की साज संभाल अपने आप करने के लिए वहाँ के जो 15 गणराज्य थे, उनको आपस में मिलाकर कौन सा संघ बनाया था? एक संघ बनाया था, सोवियत संघ। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने जनता की इस इच्छा को पहचानने से बिल्कुल सरासर इनकार कर दिया और उनकी जो संस्कृति थी और उनके जो बाकी जो भी उनके मामले थे, उन मामलों की ओर उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था। अगर हम बात करें तो सोवियत संघ जो संगठन था, जो महाशक्ति थी, जो गुट था, उन उसी के नक्शे में एक देश था, कौन सा? रूस। संघ के 15 गणराज्यों में से ये एक देश था। लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में क्या था? प्रभुत्व था। अगर हम बात करें तो ये 15 गणराज्यों में उनका बराबर का हिस्सेदार था। लेकिन अगर हम बात करें इसकी वास्तविक शक्ति की, तो उन उस संगठन पर, यूएसएसआर पर एकमात्र प्रभाव किसका था? रूस का था। हर मामले पर रूस का प्रभुत्व हमें देखने को मिलता है। अन्य क्षेत्रों में जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। अगर हम बात करें रूस को छोड़कर, तो अन्य जो भी क्षेत्र थे उनमें वहाँ की जो जनता थी वो अपने आप को दबा हुआ, दमित महसूस करती थी। मतलब रूस के मुकाबले में अन्य जो गणराज्य थे, 15 गणराज्य, उनमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका था? रूस का था। बाकी के गणराज्यों को इतना महत्व नहीं दिया गया था। महत्व तो था, लेकिन रूस को जितना महत्व था, जितना प्रभुत्व रूस का था, उतना यूएसएसआर पर बाकी गणराज्यों का नहीं था। आगे देखिए, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी। अगर हम बात करें तो हथियारों की होड़ में जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर है, इसने समय समय पर जो अमेरिका है, यूएसए जो संगठन था, उसको बराबर की टक्कर दी थी। लेकिन उसे इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। अगर हम बात करें शीत युद्ध के दौरान, तो जो शीत युद्ध था ये कैसा? मतलब ये वास्तविक युद्ध ना होकर ये क्या था? आपसी विचार विमर्श का युद्ध था। अगर इसे हम कहें तो कागजी युद्ध भी कह सकते हैं, विचार विमर्श का युद्ध भी कह सकते हैं, विचारों की लड़ाई भी कह सकते हैं। इसमें केवल हथियारों की होड़ होती है। एक जैसे यूएसएसआर है, वो अपने हथियारों को बढ़ाने में लगा रहता है, नए नए जो हथियार हैं उनका निर्माण करता है, परमाणु बमों का निर्माण होता है। इस तरह की घटनाएं इसमें होती हैं। तो देखिए, अगर हम हथियारों की होड़ की बात करें तो यूएसएसआर ने अमेरिका को इसमें बराबर की टक्कर दी, लेकिन अंततः इनको इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ती है। और वो कीमत क्या होती है? वो होती है सोवियत संघ का विघटन, उसका पतन। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गए। आप देखिए, जैसे ही हथियारों की होड़ में लगते हैं तो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है वो चरमरा जाती है। और औद्योगिक मामले की अगर हम बात करें, प्रौद्योगिकी की अगर हम बात करें, जिसमें परिवहन है, ऊर्जा के जो संसाधन हैं, नवीन जो तकनीकी है, प्रौद्योगिकी है, उसके बुनियादी ढांचे में सोवियत संघ है वो पश्चिमी दुनिया से पिछड़ जाता है।
पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीति और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। अब देखिए, सबसे बड़ा पतन का जो कारण था सोवियत संघ का, वो क्या था? वो था कि जो यूएसएसआर है, वो वहाँ के जो नागरिक थे, उनकी राजनीतिक और जो आर्थिक जो आकांक्षाएं जो लोग लगाए बैठे थे यूएसए से, वो उन आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका था। ये उनकी पतन का सबसे बड़ा कारण बनता है। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। अब देखिए, 1979 की बात है, तो सोवियत संघ है वो अफगानिस्तान में क्या करता है? हस्तक्षेप करता है। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हो जाती है। अब देखिए, जैसे ही वो अफगानिस्तान की जो राजनीति है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें वो हस्तक्षेप करने के का प्रयास करता है। जैसे हस्तक्षेप करता है उसमें, तो इससे सोवियत संघ की जो व्यवस्था है वो और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। हालांकि सोवियत संघ की में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ता गया, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। अगर हम बात करें सोवियत संघ की, जो पारिश्रमिक था वहाँ का, मतलब लोगों के द्वारा जो उत्पादन जो कार्य किया जा रहा था, वो तो लगातार बढ़ा, वहाँ की उत्पादकता बढ़ी, लेकिन वहाँ की जो प्रौद्योगिकी थी, प्रौद्योगिकी नवीन जो तकनीकी थी, उस तकनीकी के मामले में वो पश्चिमी देशों से पिछड़ता जाता है, मतलब उनसे कहीं पीछे रह जाता है। लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वो किससे पीछे रहता है? वो रहता है पश्चिमी देशों से पिछड़ जाता है। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तुओं की कमी हो गई थी। अब देखिए, इसी कारण से वहाँ पर यूएसएसआर में उपभोक्ताओं की जो रोज़मर्रा की जो वस्तुएं थी, उनकी धीरे धीरे कमी होने लगती है। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। मतलब अब जो यूएसएसआर था, वो खाद्यान्न था, अनाज था, खाने की जो वस्तुएं थी, वो दूसरे देशों से आयात करने लगा था, और वो लगातार बढ़ता ही गया। मतलब उसकी पूर्ति वो नहीं कर सका, और पूर्ति ना होने के कारण लगातार दूसरे देशों से अधिक मात्रा में वो दिन प्रतिदिन अधिक आयात करने लगा था, और हर साल उसका जो आयात जो खाद्यान्न था, वो बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम नहीं लेता है। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई थी। अगर हम बात करें 1970 के दशक की, उसके जो अंतिम वर्ष, उसका जो अंतिम वर्ष, मतलब 1970 का जो दशक होता है वो 1970 से लेकर के और 1979 तक होता है। तो उसके जो अंतिम वर्ष थे, उन अंतिम वर्षों में सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी, उसकी जो व्यवस्था थी, वो बिल्कुल लड़खड़ा जाती है, अपंग हो जाती है, और अंततः ठहर सी जाती है। आप देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। आप देखिए, वहाँ के जो सोवियत संघ में एक व्यक्ति आते हैं, कौन? मिखाइल गोर्बाचेव का नाम आता है, और जैसे ही ये वहाँ की राजनीति में सक्रिय होते हैं, और उसी दौरान सोवियत संघ का क्या होता है? विघटन भी होता है। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1990 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। अगर हम बात करें मिखाइल गोर्बाचेव की, तो ये 1980 के दशक के मध्य में किस पार्टी के महासचिव बनते हैं? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। अगर हम बात करें उस दौरान, जो पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी जो दुनिया के देश थे, उनमें सूचना और जो प्रौद्योगिकी है, नवीन तकनीकी है, उसके क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। वो लगातार इस क्षेत्र में नवीन निर्माण कर रहे थे, दिन प्रतिदिन नई नई जो तकनीकी थी उसका विकास कर रहे थे। और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गया था, और मिखाइल गोर्बाचेव ने सोचा कि अगर हमें पूंजीवादी दुनिया की बराबरी में आना है, तो हमें भी प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सुधार लाना होगा। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार कराने का फैसला लिया। आप देखिए, मिखाइल गोर्बाचेव आते हैं, ये अपने विचारों को बदलते हैं, और जो पश्चिमी जो देश थे, उनके साथ अपने संबंधों को सुधारने का प्रयास करते हैं, मतलब सामान्य संबंध बनाने का कोशिश करते हैं। और इसी फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियाँ रही जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। आप देखिए, उन्होंने जो ये फैसला लिया कि पश्चिमी देशों के साथ संबंधों को अच्छे किए जाएं, उनके साथ मधुर संबंध बनाने चाहिए,
और उनका जो ये फैसला था, जो सोवियत संघ की जो राजनीति थी, उसको लोकतांत्रिक रूप देने का जो फैसला था, उनमें सुधार करने का जो फैसला था, इन्हीं फैसलों के कारण इनका जो परिणाम निकल कर हमारे सामने आया, उसका किसी ने कोई अंदाज़ा नहीं लगाया था कि ऐसा भी हो सकता है। उसका पहले कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते और इसका एक भयानक परिणाम हमारे सामने निकल कर आया कि लोगों में आकांक्षाओं का स्तर है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है और उनको पूरा नहीं कर पाता है सोवियत संघ, यूएसएसआर। इसी कारण से वहाँ पर सोवियत विरोधी भावनाएं भड़क उठती हैं और धीरे-धीरे उसके जो गणराज्य हैं, वो उससे अलग होने लगते हैं और इसी तरह से क्या होता है, सोवियत संघ का पतन होता है। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। अगर हम बात करें पूर्वी यूरोप के देशों की, तो वो सोवियत खेमे के हिस्से के रूप में थे और वहाँ के देशों की जो जनता थी, उन्होंने अपने अधिकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब देखिए, वहाँ के जो देश थे, उनकी जो जनता थी, वहाँ के जो लोग थे और वहाँ की जो सरकारें थी, उन्होंने ही सोवियत जो नियंत्रण, मतलब सोवियत संघ का उन पर जो नियंत्रण था, उस नियंत्रण का वो विरोध करने लगते हैं और वो चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से सोवियत खेमे से अलग हो जाएँ, स्वतंत्र हो जाएँ और उनका वो विरोध करना शुरू कर देते हैं। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। अब देखिए, जब तक गोर्बाचेव है वो शासक रहते हैं, उनके शासक पद पर रहते हुए सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप कभी भी नहीं किया जैसा अतीत में होता था। मतलब पहले जो हस्तक्षेप पहले के जो शासक करते थे, जो साम्यवादी दुनिया को बढ़ावा देने के लिए जो राज्य के नियंत्रण में सब कुछ रखना चाहते थे, ऐसा मिखाइल गोर्बाचेव ने कुछ नहीं किया था। उन्होंने कुछ हद तक लोकतंत्र की स्थापना करना उचित समझा और अपने जो संबंध थे वो पश्चिमी देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करने की कोशिश की। तो उन्होंने पहले की तरह उसमें लोगों की जो भावनाएं थी, उनमें कोई हस्तक्षेप, उनके साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं किया, कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई और जैसे जैसे लोगों में आकांक्षाओं का जो स्तर बढ़ता है, लोगों का जो विरोध प्रदर्शन है ये बढ़ता जाता है, तो धीरे धीरे पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें हैं, वो उनके गणराज्यों में एक के बाद एक सरकारें हैं वो गिरती जाती हैं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था। अगर हम बात करें सोवियत संघ के बाहर के जो देशों में, उनके जो गणराज्यों में जो ये घटनाएं हो रही थी, यही घटनाएं अब धीरे धीरे उनके अंदर भी होने लगी थी। मतलब सोवियत संघ जो संगठन था, उसके अंदर भी अब फूट पड़ने लगे थे और अंदर ही अंदर जो ये संकट था, ये उसको दीमक की तरह खाए जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतांत्रिकरण की नीति चलाई। अब देखिए, जो मिखाइल गोर्बाचेव है, उन्होंने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधार और लोकतंत्रीकरण की जो नीतियां हैं वो शुरू करते हैं। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध भी किया गया था। अब देखिए, जो ये नीतियाँ उन्होंने चलाई गई मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा जो ये नीतियाँ चलाई गई थी, राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की, लोकतंत्रीकरण स्थापित करने की जो नीति उनके द्वारा चलाई गई थी, इन नीतियों का जो कम्युनिस्ट पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने इनका विरोध भी किया था, लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने अपनी नीतियों को सुचारू रखा। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े ग्रमपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। अगर हम बात करें 1991 की, तो उस दौरान सरकार में तख्ता पलट होता है और सरकार को गिराया जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े जो ग्रमपंथी जो लोग थे, जो ग्रमपंथी मतलब उग्रवादी जो लोग थे, उन्होंने इसे बढ़ावा दिया और तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। अब देखिए, जैसे ग्रमपंथी जो लोग हैं, वो कम्युनिस्ट पार्टी के से जुड़े जो ग्रमपंथी जो लोग थे, जो ग्रम दल के जो नेता थे, वो 1991 में सरकार का तख्ता पलट करते हैं, लेकिन उस दौरान तक जनता को जो लोकतंत्रीकरण की जो नीति चलाई गई थी, आर्थिक और राजनीतिकरण का जो सुधारीकरण का जो दौर शुरू हुआ था मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा, तो इन सभी बातों का और इन्हें इस स्वतंत्रता का लोगों को क्या हो गया था, आनंद मिल चुका था, स्वाद मिल चुका था।
और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुराने रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। और जैसे ही उनको ये स्वतंत्रता का आनंद प्राप्त होता है, उनका अनुभव लेते हैं, तो अब वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो पुरानी परंपरा वाली, जो अंकुश वाली जो नीति थी, उनमें वो वापस लौटना नहीं चाहते थे। अब वो कम्युनिस्ट पार्टी की नीतियों का क्या करने लगते हैं, वो विरोध करने लगते हैं। येल्त्सिन, अब देखिए बोरिस येल्त्सिन आते हैं, और बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगर हम बात करें तो बोरिस येल्त्सिन होते हैं, जो ये तख्तापलट होता है, इसके विरोध में इन्होंने इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, मतलब केंद्रीय भूमिका रही थी, और वे नायक की तरह इसमें उभर कर सामने आते हैं। और इसी तख्तापलट के दौरान जो बोरिस येल्त्सिन हैं, वो इसमें एक नायक की तरह उभर कर सामने आते हैं, एक नेता की तरह उभर कर सामने आते हैं। तो देखिए, अब इसमें जो नाम आया है एक बोरिस येल्त्सिन, तो ये कौन थे? ये थे सोवियत संघ के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति होते हैं, जो 1991 से 1999 तक वहाँ के राष्ट्रपति बनते हैं। और अगर हम बात करें यूएसएसआर, उसका जो अंतिम जो राष्ट्रपति होता है, वो कौन होता है? वो होता है मिखाइल गोर्बाचेव। अब देखिए, इसमें आपको दो लोगों के नाम याद रखने हैं। एक तो अंतिम यूएसएसआर के अंतिम राष्ट्रपति, मतलब जो 1985 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बनते हैं और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं, वो तो कौन होते हैं? वो होते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति बनते हैं। और एक दूसरा नाम है बोरिस येल्त्सिन, जो रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बनते हैं। मतलब विघटन के बाद 1991 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है, तो उसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले जो होते हैं बोरिस येल्त्सिन, वही 1991 से 1999 तक रूस के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति के रूप में स्थापित होते हैं। अब देखिए आगे, रूसी गणराज्यों ने जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता। अब देखिए, अगर हम बात करें जो रूस गणराज्य था, वहां पर किसने आम चुनाव जीता था? उसमें जीता था बोरिस येल्त्सिन, जो वहां के प्रथम निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। केंद्रीय नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया केंद्रीय, और जैसे ही वो वहाँ पर चुनाव जीतते हैं, तो उन्होंने यूएसएसआर का जो केंद्रीय जो नियंत्रण था, उसको मानने से इनकार कर देते हैं। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगे। अगर हम बात करें उस दौरान जो सत्ता थी यूएसएसआर की, वो मास्को से, और जो उनके 15 गणराज्य थे, उन गणराज्यों की तरफ अब वो खिसकने लगती है। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीय कृत थे। अगर हम बात करें जो उस दौरान यूरोपीय गणराज्यों में जो शामिल थे, उन्हीं भागों में ऐसा खासकर देखने को मिला, और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। अब देखिए, जो ये यूरोपीय गणराज्य थे, जो पूर्वी यूरोप के जो देश थे जो सोवियत संघ में शामिल थे, वो अपने आप को अब संप्रभु राज्य मानने लगे थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। अब देखिए, जो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे, मध्य एशिया के जो देश सोवियत संघ में जो शामिल थे, वो उनमें अभी तक स्वतंत्रता की जो मांग थी, वो नहीं की गई थी। केवल सोवियत संघ में, सोवियत गणराज्यों में वे ही देश स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, वे ही देश अपने आप को संप्रभु मानने लगे थे, जो किसमें शामिल थे? जो यूरोप महाद्वीप का हिस्सा थे और सोवियत संघ में शामिल थे। लेकिन जो सोवियत संघ में ऐसे देश जो शामिल थे, जो मध्य एशिया, मतलब एशिया महाद्वीप में मध्य एशिया के जो देश थे, उनमें अभी तक स्वतंत्रता की कोई मांग नहीं की गई थी। वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ में 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। अब देखिए, 1991 में जैसे ही यूएसएसआर का जो विघटन होता है, तो सबसे पहले उससे अलग कौन होते हैं? उससे अलग एक 3 बड़े गणराज्य हैं, वो उससे अलग होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं? वो होता है यूक्रेन, बेलारूस और रूस। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीनों गणराज्य हैं, ये उससे अलग हो जाते हैं। देखिए, ये तीनों गणराज्य हैं, ये एक साथ इससे अलग होते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहले स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला जो देश था, वो कौन सा था? वो था लिथुआनिया। लिथुआनिया ने मार्च 1990 में ही इसे अलग होने की घोषणा कर दी। उसके बाद दिसंबर 1991 में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े जो गणराज्य हैं, वो जिसमें रूस, यूक्रेन और बेलारूस हैं, ये सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर देते हैं। और
स्वतंत्र राज्यों का एक राष्ट्रकुल है। कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन बाकी गणराज्यों के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला पल भी था। अगर हम बात करें तो जैसे ही इसकी समाप्ति की घोषणा की जाती है और उसी दौरान एक और संगठन बनता है स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल। और ये जो संगठन था ये उन गणराज्यों को आश्चर्यचकित करने वाला पल था। और देखिए जो सोवियत संघ था, जैसे ये तीन बड़े गणराज्य हैं, ये इसके सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी उसी दौरान प्रतिबंधित हो जाती है और परिवर्तित जो सोवियत गणराज्य हैं उन गणराज्यों ने पूंजीवादी तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया था। अब देखिए जो उसके बाद जो गणराज्य परिवर्तित जो सोवियत संघ के जो गणराज्य थे उन्होंने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया, मतलब पूंजीवाद की ओर उन्होंने रुख किया और लोकतंत्रात्मक जो शासन प्रणाली थी उसी आधार पर अपने को ढालने में लगे हुए थे। अब देखिए सबसे पहले जो हमने जो नेता हैं उनके बारे में जानना है। एक तो जोसेफ स्टालिन है, एक व्लादिमीर लेनिन है, उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। पीछे एक निकिता खुश्चेव है, तो निकिता खुश्चेव के बारे में तो हम यही देख लेते हैं। जो 1894 से 1971 तक 1894 में जिनका क्या होता है जन्म होता है, 1971 में इनकी मृत्यु हो जाती है। सोवियत संघ के राष्ट्रपति बनते हैं 1953 से 1964 तक ये सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहते हैं और स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे। 1956 में कुछ सुधार इन्होंने भी लागू किए थे और पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सुझाव इन्होंने रखा था। अब देखिए अगर हम बात करें पश्चिमी जो देश थे उनके साथ शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का सुझाव किसने रखा था, तो वो सिद्धांत देने वाले थे निकिता क्रुश्चेव। हंगरी का जो जन विद्रोह था उनके दमन में और क्यूबा का जो मिसाइल संकट था उसमें भी ये शामिल थे। मतलब उसी दौरान क्यूबा का जो मिसाइल संकट था उसमें भी ये शामिल रहने वाले नेता थे, वहाँ के जो राष्ट्रपति थे। देखिए राष्ट्रपति रहते हैं 1953 से 1964 तक। अब देखिए इसमें जो निकिता खुश्चेव है इस ये क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान यहाँ के जो राष्ट्रपति थे, इसी के दौरान क्यूबा का जो मिसाइल संकट है वो सामने आता है। तो क्यूबा मिसाइल संकट था क्या, ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जो क्यूबा है वो सोवियत संघ का क्या था, एक मित्र देश था जो अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश होता है। और यहाँ की जो कूटनीति और वित्तीय सहायता है वो क्यूबा को कौन देता था, वो देता था सोवियत संघ। सोवियत संघ क्यूबा को यहाँ पर कूटनीतिक सहायता भी देता था और वित्तीय सहायता भी देता था। और इसी दौरान यहाँ के जो राष्ट्रपति कौन थे, वो थे निकिता खुश्चेव जो 1953 से 1964 तक रहते हैं। और क्यूबा मिसाइल संकट कब आता है, ये आता है 1962 में। तो जो निकिता खुश्चेव हैं इन्होंने एक फैसला लिया कि जो क्यूबा है उसको अपने सैनिक अड्डे के रूप में इन्होंने बदलने का फैसला लिया। और 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें हैं वो तैनात कर दी। और जैसे ये परमाणु मिसाइलें तैनात करता है इसकी भनक अमेरिका को नहीं लगती है, लेकिन इसकी भनक उसको कब लगती है, उसकी भनक लगती है 3 हफ्ते बाद। और 3 हफ्ते बाद जैसे अमेरिका को इसकी भनक लगती है तो अमेरिका को लगता है कि अब तो हम सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने पर आ गए। और वास्तव में इन हथियारों की जैसे ही तैनाती होती है तो पहली बार ऐसा हुआ कि अमेरिका है वो सोवियत संघ के नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था। और अब सोवियत संघ है वो पहले की तुलना में अमेरिका का जो मुख्य भूभाग था उस पर लगभग दुगने ठिकानों पर या दुगने क्षेत्र पर वो एक साथ हमला कर सकता था, या दुगने ठिकानों के जो शहर थे उन पर हमला कर सकता था। तो उसी दौरान अमेरिका का एक राष्ट्रपति था, कौन था, जॉन एफ कैनेडी। उनके सलाहकार ने कुछ ऐसा करने से हिचकिचा रहे थे ताकि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब उन्होंने सोचा कि इन्होंने मिसाइलें तो तैनात कर दी, लेकिन अगर हम कुछ भी हलचल करेंगे, वहाँ का राष्ट्रपति था जॉन एफ कैनेडी और उनका सलाहकार था वो उनको कहता है कि अगर हम पहले कुछ भी ऐसी पहल करेंगे कि सोवियत संघ को उकसाने की पहल करेंगे तो दोनों देशों के मध्य है परमाणु युद्ध है वो छिड़ जाएगा। मतलब दोनों देशों जो दोनों देश थे यूएसए भी और यूएसएसआर भी, दोनों परमाणु मिसाइल या परमाणु बम थे, उनसे लैस थे, दोनों के पास परमाणु हथियार थे। तो दोनों ही देश ये नहीं चाहते थे कि दोनों के बीच परमाणु युद्ध हो।
अगर हम बात करें तो उसी दौरान जो खुसरेव है वो क्यूबा में मिसाइलों और परमाणु हथियारों को फिर अंततः हटा लेते हैं। दोनों में बातचीत होती है और बातचीत के माध्यम से फिर खुसरेव है वो अंततः उन मिसाइलों को हटा लेता है। तो ये क्या था? यही था क्यूबा मिसाइल संकट। और जो क्यूबा मिसाइल संकट है ये शीत युद्ध का क्या था? चरम बिंदु था। ठीक है। और क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे वो उस दौरान कौन थे? वो थे फिदेल कास्त्रो। अगर हम बात करें क्यूबा मिसाइल संकट के समय क्यूबा के राष्ट्रपति की, तो वो थे फिदेल कास्त्रो। और यूएसए के राष्ट्रपति की बात करें तो वो थे निकिता क्रुश्चेव। तो ये था आपका क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट कब हुआ था? 1962 में। आगे देखिए। जोसेफ स्टालिन, जो जिनका जन्म 1879 में होता है और मृत्यु 1953 में होती है। ये लेनिन, जो व्लादिमीर लेनिन थे, उनके उत्तराधिकारी के रूप में सामने आते हैं। सोवियत संघ के मजबूत बनाने का जो दौर था वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और 1924 से 1953 तक इन्होंने सोवियत संघ का नेतृत्व किया था। और औद्योगिकरण की तेज़ी से बढ़ावा और खेती को बलपूर्वक सामूहिकरण करने और विश्व युद्ध में जीत का श्रेय भी इनको दिया जाता। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, उस विश्व युद्ध में जीत का श्रेय भी इनको दिया जाता। किसको? जोसेफ स्टालिन को। 1930 के दशक में भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार भी ये ठहराए गए थे। अब देखिए इनके बारे में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खास बातें हैं। जैसे एक तो सोवियत संघ में 1930 के दशक में जो भयानक आतंक और पार्टी के विरोध में अंदर अपने विरोधियों को जो कुचलने का जो कार्य तानाशाही रवैये के लिए जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था वो कौन थे? वो थे जोसेफ स्टालिन। या फिर हम बात करें औद्योगिकरण को तेजी से बढ़ावा किनके शासनकाल में मिला था? जोसेफ स्टालिन के शासनकाल में। अब देखिए व्लादिमीर लेनिन, जिनका जन्म 1870 में होता है, मृत्यु 1924 में, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक होते हैं। अगर हम बात करें बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी है उनके संस्थापक की, तो वो थे व्लादिमीर लेनिन। 1917 में जो बोल्शेविक क्रांति होती है वो इन्हीं के शासनकाल में होती है। ठीक है। और ये इस क्रांति के नायक और क्रांति के बाद सबसे मुश्किल दौर 1917 से 1924 में सोवियत समाजवादी जो गणराज्य था इसके संस्थापक अध्यक्ष भी ये रहे थे। मार्क्सवाद को असली जामा पहनाने में समर्थ, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत भी ये रहे थे। चलिए अब वापस अपने उसी पेज पर चलते हैं। तो जो सोवियत संघ था उससे जो स्वतंत्र जो राष्ट्र हुए थे, जो गणराज्य स्वतंत्र हुए थे, उनका झुकाव पूंजीवाद की तरफ होता है और लोकतंत्र को वो अपना आधार बनाते हैं। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला पल था। अब देखिए जैसे ही 1991 में विघटन होता है और 1991 में ही जो स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल है उसकी स्थापना होती है। तो ये जो बाकी के जो गणराज्य थे जो स्वतंत्रता की जिनमें मांग नहीं उठी थी, उन गणराज्यों को वास्तव में ये आश्चर्यचकित करने वाला पल था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। अगर हम बात करें इन गणराज्यों की, तो ये जो गणराज्य थे जैसे ही स्वतंत्र राज्यों का जो राष्ट्रकुल बनाया जाता है सोवियत संघ के विघटन के बाद, तो ये अभी भी इस राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया, इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। और फिर जैसे ही ये मुद्दा है ये अपनी चरम पर पहुंचता है तो इस मुद्दे को भी बहाल कर दिया जाता है और जो मध्य एशियाई जो गणराज्य थे उनको भी इस स्वतंत्र राष्ट्रकुल का जो हिस्सा है, संस्थापक जो सदस्य हैं, इनको बना लिया जाता है। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया और जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो जो रूस है, रशिया है, उसको उसका उत्तराधिकारी राज्य है वो स्वीकार किया जाता है। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली थी। अब देखिए जो सुरक्षा परिषद थी उसमें जो सीट सोवियत संघ की थी पहले, अब वो किसको दे दी गई थी? वो उसके उत्तराधिकारी रूस को दे दी गई है।
सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा भी अब किसका था? रूस का था। अब देखिए उस दौरान यूएसएसआर ने जो भी संधियां की थी, जिन भी देशों के साथ उस दौरान समझौता हुए थे, उन सभी समझौते को निभाने का जो दायित्व था वो भी किस पर आ गया था? वो भी रूस पर आ गया था, क्योंकि जो सुरक्षा परिषद है उसकी जो स्थायी सदस्यता थी वो किसको मिली? वो रूस को मिली, और उसके जो संधियां समझौते थे उनको निभाने का दायित्व भी रूस को ही मिला। अब देखिए जो सुरक्षा परिषद है इसमें 5 तो स्थायी सदस्य होते हैं, और अगर हम बात करें अस्थायी सदस्यों की तो इसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी जो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं सुरक्षा परिषद में? एक तो रूस है, अमेरिका है, और बाकी 3 आप कमेंट करके बताओ, या फिर जैसे ये वीडियो समाप्त करते हैं उस दौरान मैं बता दूंगा। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सबको निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। आप देखिए जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो उसके जो समस्त परमाणु हथियार हैं वो किसको मिलते हैं? वो रूस को मिलते हैं, और एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा भी रूस को ही दिया जाता है। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। अब देखिए जैसे ही सोवियत संघ का विघटन होता है तो रूस ने अमेरिका के साथ कुछ हद तक जो हथियार थे उनको निरस्त्रीकरण के करने की दिशा में भी उन्होंने कुछ कदम उठाए थे, और अब सोवियत संघ पूरी तरह से दफन हो चुका था, पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, और 15 अलग अलग नए गणराज्यों में वो बट गया था। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। फिर ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी तो इस चैप्टर के हम 2 पार्ट कर देंगे। एक पार्ट हम अब आपको कल मिल जाएगा। तो अब देखिए जो बीच में आपसे एक प्रश्न किया गया था कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में जो स्थायी सदस्य देश थे उन सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 5 थी। तो उनके नाम बताने थे। तो उनके नाम कौन कौन से थे? एक तो अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, चीन है, ब्रिटेन, ये 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं। अब देखिए जो सोवियत संघ था उसमें शामिल 15 जो गणराज्य थे वो कौन कौन से थे? एक तो रूस है, यूक्रेन है, जॉर्जिया, बेलारूस, उज़्बेकिस्तान, आर्मेनिया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मोल्डोवा, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। तो ये जो 15 गणराज्य हैं इनसे मिलकर के सोवियत संघ बना हुआ था, और इसका अंत कब विघटन होता है? 1991 में इसका विघटन हो जाता है। अब देखिए एक शब्द आया था इसमें दूसरी दुनिया। दूसरी दुनिया का जो अर्थ है वो किससे लिया जाता है? तो वो दूसरी दुनिया का अर्थ है देखिए दूसरे विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था 1919 से 45 के दौरान, उसके बाद पूर्वी यूरोप के जो देश थे वो सोवियत संघ के अंकुश में आ गए थे, मतलब उनके नियंत्रण में आ गए थे। और सोवियत संघ में जो शामिल हो गए इन देशों को क्या कहा गया था? इन्हीं 15 गणराज्यों को दूसरी दुनिया कहा गया था। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।